हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पे जो हाल फिलहाल में इंडिया में बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और हम बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति माननीय जयदीप धनखड़ के बारे में, जिन्होंने कल की रात 9 बजे के आसपास उन्होंने अपना रेजिग्नेशन उप राष्ट्रपति को सौंप दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पहली ऐसी घटना थी जहाँ पे कोई उपराष्ट्रपति ने अपना रेजिग्नेशन दिया था, या ये और भी घटनाएं हुई थी। तो इससे पहले 2 बार ऐसा हो चुका है। अगर हम बात करें, इससे पहले वीवी गिरी और वेंकट रमन जी ने अपना उपराष्ट्रपति का पद रिजाइन किया था। उसका रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन था कि उनको राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना था, तो उन्होंने ऐसा किया हुआ था। लेकिन जयदीप धनखड़ साहब ने अपने स्वास्थ्य को अच्छा न बताते हुए उस बेस पे अपना रेजिग्नेशन दिया है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, रखेंगे और बताएंगे कि यार एक्चुअल में यही रीज़न है। ये तो जब तक जयदीप साहब अपने मुंह से नहीं बोले तब तक पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या बीजेपी से दूरियां जो हाल फिलहाल में हुई, स्पेशली हम बात करें जस्टिस वर्मा की जो केस की बात करें, जहाँ पे 14 करोड़ रुपया मिला था, या फिर कुछ और चीज़, या शिवराज सिंह चौहान जी के सामने मंच पे जो उन्होंने बोला कि किसानों का समस्या कब तक समाधान होगा, क्योंकि वो हर बार जब सुनते हैं तो यही सुनते हैं कि किसान धरने पे बैठे हैं। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जयदीप साहब को बीजेपी से थोड़ा अलग करती हुई नजर आती है। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति के एक संवैधानिक पद है, और जहाँ पे इसके इलेक्शन के बारे में, इसके चुनाव प्रक्रिया के बारे में बहुत डिटेल में नहीं दिया गया। हाँ, अगर अपने कार्यकाल को पूरा करते हैं कोई भी उपराष्ट्रपति, तो उनके कार्यकाल खत्म होने से पहले ही चुनाव करा देना चाहिए। लेकिन अगर मध्यवर्ती चुनाव कराना पड़े, जैसे कि ये कहानी हुई, वहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो वहाँ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कोई भी नियम कानून या टाइम बाउंडेशन नहीं दिया गया। अगर सरकार चाहे, सरकार इन द सेंस अगर चुनाव आयोग चाहे तो उसको 1 महीने के अंदर करा सकते हैं। नहीं भी कराती तो बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति अगर किधर जाते हैं या बिजी रहते हैं तो उनका कार्यक्रम रहता है या उपस्थित नहीं है, तो उपराष्ट्रपति जो है उनकी जो कार्य चीज़ें होती, जो कार्य प्रणाली होती है या उनकी जो भी पावर रहती है, वो उसको अपने पास रखते हैं और जो कार्य है उसको कार्यान्वित करते रहते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई इनके नीचे पद नहीं बना हुआ है। अगर हम बात करें राज्यसभा का, तो राज्यसभा के उपसभापति जो हरिवंश राय, अब उनको दे दिया गया है कि भाई आप तब तक संभालिए जब तक कि कोई उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, तब उससे पहले आपका ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन तय जल्दी में, अभी गवर्नमेंट सोचेगी, एनडीए के पास बहुमत है और अभी सोचेगी कि क्या करना है, उनको करना है, नहीं करना है, जल्दी करना है, क्योंकि अभी उपराष्ट्रपति का पद इतना बहुत ही रिस्की, एक तरह से बोल सकते हैं, बहुत ही सेंसिटिव पोस्ट होता है, जहाँ पे आप गवर्नमेंट हमेशा चाहेगी कि वो अपना ही कोई आदमी लाए जो हमेशा उनकी चीज़ें सुने। ऐसा नहीं कि इससे पहले 22 लोग नहीं थे। जो भी उपराष्ट्रपति रहता है वो नॉर्मली गवर्नमेंट का ही सुनता है, उसमें कोई ये डाउट नहीं होता। गवर्नमेंट इन द सेंस वो पक्ष का ही ये करता है, क्योंकि वो उसी पक्ष का व्यक्ति होता है। तो ये एनडीए का है तो एनडीए का ही सुनेगा, ये तो लाजमी है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो मतभेद हुए उसकी वजह से, और अगर हम बात करें तो वो हो सकता है 1 महीने के अंदर या ये जो सत्र चल रहा है उसी में वो करा लें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद। चलिए अब जानते हैं कि आखिर क्या ऐसे कारण थे जहां से जयदीप धनखड़ साहब ने अपना मन बना लिया। अगर हम बात करें, इससे पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जहां पे ऐसा लगा कि उपराष्ट्रपति का गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं मतभेद है। अब जब भी देखो, आप याद करो, शिवराज सिंह चौहान के सामने उन्होंने बोला था कि किसानों के लिए आप कुछ क्यों नहीं करते, अगर कर रहे हैं तो फिर ये क्यों अपना रोना रो रहे हैं, या हम बोल सकते हैं कि क्यों ये धरने पे बैठे हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि ये जो थे जयदीप, अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति की, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने यशवंत जो जस्टिस वर्मा पे जो उन्होंने बहुत ही कड़ा स्टैंड लिया था, और न्यायपालिका पे हमेशा वो क्वेश्चन मार्क उठाते रहते थे कि यार आपकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं। और आप देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और आप लोगों को भी ये समझना चाहिए, यानी हम उनसे एग्री करते हैं कि यार अगर न्यायपालिका अपना सही से काम करता है, या बाकी भी कार्यपालिका और सारी लोग काम करते, तो ये देश की हालत नहीं होती। हालांकि उन्होंने न्यायपालिका को बहुत बार कटघरे में खड़ा किया, और उसी में जस्टिस वर्मा, जहाँ पे 14 करोड़ रुपए मिले थे उनके घर पे जले हुए, फिर भी उनको हटाया नहीं जा रहा था। आम आदमी अगर रहता तो सोचिए क्या से क्या होता। और एक न्यायपालिका
का इतना बड़ा जज और उसके साथ ये हो रहा है। जस्टिस वर्मा के केस में अगर हम बात करें तो सबसे कड़ा स्टैंड अगर किसी ने लिया था वो थे उपराष्ट्रपति महोदय। और हुआ यही 2 दिन पहले ही, जहाँ पे 150 सांसदों ने सिग्नेचर करके लोकसभा में बिल लाने के लिए पूरा ये हो गया था, प्लानिंग हो गई थी कि वहाँ पे बिल लाया जाएगा महाभियोग वाला। लेकिन उससे पहले वहाँ पे लोकसभा में आता, इससे पहले इन्होंने आज यानी मंडे को राज्यसभा में उन्होंने पारित कर दिया। और वो भी पारित किसके कहने पे उन्होंने किया, पारित इन द सेंस उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया वो विपक्षी नेताओं पे। यानी आप समझिए, जहाँ पे गवर्नमेंट लोकसभा में अपने प्लस विपक्षी सांसदों को मिला के सिग्नेचर करके जा रही है, यानी दिखाने की कोशिश कर रही है कि भाई सत्ता और विपक्ष दोनों साथ में। यहीं पे जो सिग्नेचर करके इनके पास आए थे वो टोटली जो थे वो विपक्ष के नेता थे, यानी जो 63 सांसद थे वो विपक्ष के थे, उसमें पक्ष के एक भी नेता थे। और जब इन्होंने करीब 12:30 को ये सारी चीज़ें हुई और जब मीटिंग हुआ वहाँ पे जेपी नड्डा और बाकी लोग भी थे, लेकिन उसके बाद जब ये 2 बजे आते हैं और जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को संबोधित करते हुए उन्होंने बोला कि मेरे पास ऐसी कुछ आए हैं, और उन्होंने 4 बजे के आसपास उन्होंने बोला भी कि महाभियोग 63 सांसदों के नोटिस मेरे पास आए और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। उन्होंने साथ में जो गवर्नमेंट के मंत्री थे उनसे पूछा भी कि लोकसभा में अभी आया है कि, तो उन्होंने बोला कि लोकसभा में 163 सांसदों ने 150 के आसपास 150 या 152 सांसदों ने ऑलरेडी नोटिस जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को दे चुके हैं। लेकिन इन्होंने फिर उसके बाद बहुत सारे रूल रेगुलेशन बताए कि अगर दोनों एक साथ आते हैं तो क्या रूल है रेगुलेशन, उसमें हम डिटेल में नहीं जाते। कहने का मतलब यहीं से पृष्ठभूमि बन गई थी। और उसके बाद जब 4:30 को उन्होंने मीटिंग बुलाया हुआ था, वहाँ पे किरण रिजिजू और जेपी नड्डा नहीं मिले, तो फिर कहानी बदल गई। और एक तरह से देखा जाए कि ऐसा लगा होगा उपराष्ट्रपति साहब को कि ये मेरा इंसल्ट, एक्चुअल में इंसल्ट था, एक्चुअल में देखा जाए तो ये इंसल्ट था। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट ऐसे उपराष्ट्रपति को रखना कतई पसंद नहीं करेगी, क्योंकि ये जो पद है आप देखेंगे राज्यसभा का अध्यक्ष का यानी उपराष्ट्रपति का, बहुत ही सेंसिटिव पद है। बहुत सारी चीज़ें इस पद से हो सकती हैं। लेकिन आप देखिए जितना फ्रीडम धनखड़ साहब को मिला था, इससे पहले मिला था किसी, आप याद कीजिए वेंकट, इससे पहले जो बीजेपी के थे, मेरे को नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ मैं, उनका देख लीजिए कितना कैलकुलेटिव रहते थे, कितना एग्रेशन के साथ रहते थे। लेकिन बहुत ही ये थे। उससे पहले याद कीजिए जो कांग्रेस के थे, वहाँ पे बहुत सारे सही साहब बहुत सारे क्रिटिसाइज होता था, यार ये थे वन साइडेड है एक तरह से। सेम सिचुएशन यहाँ भी था। इनको भी जयदीप साहब को भी कुछ टाइम पहले, पिछले साल की बात है, जहाँ पे महाभियोग इनके खिलाफ लाया गया था कि इनको हटाओ, लेकिन वहाँ पे जो उप सभापति थे हरिवंश राय ने उसको निरस्त कर दिया था। वहाँ पे यानी आप समझिए कितने कट्टर सपोर्टर थे। कट्टर तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो संवैधानिक पद है, तो एक तरह से बोल सकते थे कहीं ना कहीं ये सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे एनडीए की तरफ से। बंगाल की घटना आप देख लीजिए, जहाँ पे उनसे ममता बनर्जी ने जो बहुत चीज़ें हुई, और उसके बाद जहाँ पे भी आए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, घटनाएं हुई। 2 ऐसी घटनाएं जो अपने को लगती है, एक तो स्वास्थ्य वाली। देखो अगर आप टीवी देख रहे हैं, मीडिया देख रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, क्योंकि और हम कितना ट्रस्ट करें ये भी इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि हम लोग भी न्यूज़ से सुनते हैं और देखते हैं। अभी ये चीज़ें तो एक ही आदमी बता सकता, वो है पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब। उनके अलावा कोई भी ये नहीं बता सकता कि एक्चुअल में प्रॉब्लम हुआ क्यों। स्वास्थ्य की प्रॉब्लम थी स्वास्थ्य की, क्योंकि बहुत बार ऐसी चीज़ें हुई हैं। आप 1-2 जगह दौरों पे थे जहाँ पे उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, तबीयत ठीक नहीं थी उनकी एक्चुअल में देखा जाए तो। लेकिन क्या जो आज इतना सपोर्ट कर रही है कांग्रेस या विपक्ष के लोग, आप 1 साल पहले का देखिए, मिमिक्री कर रहे थे, राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, आप वो दिन भूल नहीं सकते। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं कि राजनीति को आप समझिए यहाँ पे अपने हिसाब से मुद्दों को लोग गढ़ लेते हैं। जो जयराम रमेश इतना लंबा चौड़ा ट्वीट लिख रहे हैं धनखड़ साहब के लिए, आप सोचिए 1 साल पहले क्या क्या बातें बोल रहे थे, क्या क्या नहीं बोले थे एक्चुअल में देखा जाए। वही कहानी कहाँ से होती है, जहाँ पे धनखड़ साहब की वाइफ एक्सपायर होती है और वहाँ पे भोज रखा जाता है, बहुत सारे पक्ष विपक्ष दोनों लोग आते हैं, वहाँ पे ऐसा लगता है कि विपक्ष से नज़दीकियाँ बढ़ती हुई जा रही। और यहाँ आप सोचिए जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि विपक्ष इस मुद्दे पे बोले, वहाँ पे इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बोलने को दिया और उसके बाद सारी चीज़ें हो गई।
उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें, वो 5 बजे विपक्ष के सांसद प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश और अखिलेश प्रसाद मिले उनके बाद, और 7:30 को बात भी किया जयराम रमेश ने। तो ये सारी घटनाएं होने के बाद अभी अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना प्रेशर हो, क्योंकि हर एक नेता अपने हिसाब से जो उनको मालूम है जयदीप साहब के बारे में, वो अपने हिसाब से कहानी गढ़ रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग अभी शांत हैं। शांति का मतलब आप समझ सकते हैं, और कहने का मतलब ये भी है, इससे पहले भी एक कहानी, एक घटना घट चुकी है सतपाल मलिक जी की। क्या क्या नहीं हुआ कश्मीर में, बहुत सारा चीज़ हुआ। मोदी जी की जो छवि है अभी तक आप देखोगे तो करप्शन तो नहीं हुआ। करप्शन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है जो कि दिखे कि यार ये गवर्नमेंट में इतना करप्शन हुआ, अभी तक तो नहीं है खुल के। और बाकी भी ऐसी चीज़ें हैं जो ये गवर्नमेंट अपने आप को प्रूव करके दिखाने की कोशिश की। देखिए, ये मुद्दे पे अपने आप को कैसे साधेगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो धनखड़ साहब एक तरह से बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे थे। जहाँ तक क्योंकि वो बहुत बड़े ज्ञाता भी थे कानून के, उसका भी उनको फ़ायदा मिलता था, और उस हिसाब से लोगों को डांट भी देते थे, बहुत बार चिल्लाते थे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटनाएं घटी जो हम बोल, मतलब आपको पता है कि क्या हुआ उनके साथ, और फिर विपक्ष वाले उनके साथ आ गए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो उपराष्ट्रपति बनाई थी, क्योंकि बीजेपी किसी को भी आप देखोगे तो वो अपने बिना फायदा के लिए बना नहीं सकते। आप कोई भी देख लीजिए, जब भी हम बात करते हैं इससे पहले वाले राष्ट्रपति, वहाँ पे उन्होंने दलित का लगा दिया, जहाँ पे मुर्मू साहब आए तब भी वही बात, वही कहानी उन्होंने दोहरा दिया। बीजेपी की एक रणनीति है कि जब भी हम किसी को पोजीशनिंग देंगे तो उससे हमको फ़ायदा क्या होने वाला है। धनखड़ साहब को बनाया हुआ था, इनको लगा कि जाट का वोट इनको अच्छा मिल जाएगा, और धनखड़ साहब भी इसी भ्रम में थे एक्चुअल में देखा जाए, क्योंकि इनको भी ऐसा लगता था कि यार मैं जो हूँ वो सर्वे शर्मा हूँ और मेरे वजह से वोट मिलेगा। लेकिन आप देखिए, आप जब इलेक्शन हुआ वहाँ पे राजस्थान हार गए, बहुत बुरी तरह हारा, जितनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, वहाँ पे अच्छी सीटें आई थी। सेम सिचुएशन हरियाणा में हुआ, उनका कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो बीजेपी को भी ये लगने लगा था कि भाई हमने इनको इतना चीज़ें दी, इतना फ्रीडम दिया, इसके बाद भी ये क्यों जा रहे हैं। ये बीजेपी का हम बोल सकते हैं प्रोस्पेक्टिव हो सकता है। अगर हम धनखड़ साहब की बात करें तो धनखड़ साहब ईमानदारी से अपना काम करना चाहते थे, और जस्टिस वर्मा केस जो था उसकी क्रेडिट खुद लेना चाहते थे, क्योंकि हर जगह वो जस्टिस वर्मा केस की बात करते थे और बोलते थे यार FIR क्यों नहीं हुआ, अभी भी पद पे क्या। सिंपल सा चीज़ है, अगर किसी जज के घर में इतना पैसा मिलता है तो भाई कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए। आप पुलिस वाले के घर में आप देख लो, या किसी भी क्लर्क के घर में इतना पैसा मिल गया, उसको क्या कर देते हो आप भाई। वो भी तो देश के लिए काम कर रहे हैं, टैक्स पेयर के पैसे से, और उनसे तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। उनको तो खुद छोड़ देना चाहिए अपना पद, लेकिन वो अभी टिके हुए हैं भाई साहब, और अभी जलील होकर उनको बाहर किया जाएगा। अभी सच्चाई क्या है अभी पता नहीं है, क्योंकि अगर 14 करोड़ की नोट जली हुई मिली, और वहाँ भी बहुत चीज़ थे, आपको फेब या मार्च मिला, उसके बाद 1 महीने बाद ये चीज़ें पता हुई, वहाँ पे धनखड़ साहब बहुत नाराज हुए थे। ओवरऑल देखा जाए उन्होंने अपनी ईमानदारी सूझबूझ दिखाने की कोशिश की, लेकिन जो भी पार्टी सत्ता में होती वो चाहती है कि कोई भी हो हमारे साथ रहे, नहीं तो फिर वोट बैंक का थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हो जाती है। ये तो कुछ दिन बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में धनखड़ साहब के साथ हुआ क्या था, रियलिटी क्या थी। लेकिन हो सकता है कि स्वास्थ्य कारण